बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मईशत या इकॉनमी दुनिया का भी अहम तरीन शोबा है और गवर्नेंस का सबसे अहम जुज़ समझा जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो मौजूदा दौर की इकॉनमी के उतार चढ़ाव को या उसकी नज़ाकतों को या उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। पाकिस्तान में उसके साथ एक और अलमिया ये ऐड हो गया है कि पाकिस्तान में मेरिट की बुनियाद पे बात नहीं की जाती इकॉनमी से मुतालिक। जो हुकूमत के हामी होते हैं वो सब कुछ दुरुस्त उसको करार देते हैं, जो उसके मुखालिफ होते हैं वो हर अच्छी चीज़ को भी गलत कहते हैं। इसी तरह आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत पे सारा मलबा डालते हैं। जाने वाली हुकूमत ये कहती है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अब जो कुछ है वो गलत हो रहा है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आज के जरगे में ऐसे लोगों को बुलाएं, उनको ज़हमत दें कि जो एक तो इकॉनमी को समझते हों, दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी के उतार चढ़ाव पे नज़र रखने वाले हों, उससे वाकिफ़ हों, और तीसरा वो किसी तासुब की बुनियाद पे या पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पे बात करने वाले हों। एक जाना पहचाना नाम जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब का माहिर मईशत है, लेकिन बहरहाल ये दावे से ये बात कही जा सकती है कि इमरान ख़ान साहब के बारे में और मौजूदा हुकूमत के बारे में उनके यहाँ कोई नापसंदीदगी नहीं है। शायद पसंदीदगी हो लेकिन कोई गुस्सा या तासुब उनको नहीं है। दूसरा मुमताज़ नाम, मुमताज़ माहिर मईशत भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और हमारे दी न्यूज़ के लिए इकॉनमी को कवर करते हैं जनाब मेहताब हैदर साहब। और तीसरा मारूफ नाम जनाब शाहबाज राना साहब का, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए इकॉनमी को कवर करते हैं और जो लोग इस वक्त बाखबर तरीन समझे जाते हैं इकॉनमी के हवाले से, तो एक वो है। डॉक्टर साहब, पहले जो मुझ जैसे लोग हैं, जो आम लोग हैं, आजकल सारी बात हो रही है कि जीडीपी ऐसा हो गया, ग्रोथ रेट ऐसा हो गया, फलां। तो मैं कहता हूँ कि ये जो चंद टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसको थोड़ा सा आप पहले हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर लें ताकि आगे गुफ्तगू हमारी आसानी हो। देखिए, ग्रोथ रेट क्या है, सर्कुलर डेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये चंद मोटे मोटे इस्तिलाहात जो कि आके हमारी डिस्कशन उस पर बेस करेगी। काइंडली ये ज़रा एक्सप्लेन करें। साफ़ी साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी को मईशत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में आपको ये किसी को नहीं समझाना कि मईशत सही सिमत में निकल रही है या गलत सिमत में जा रही है। आम आदमी दो इशारे पकड़ता है और वो पकड़ता है बेरोज़गारी, क्या उसकी अपनी नौकरी लगी हुई है, क्या उसके रिश्तेदारों में की उसके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनकी नौकरी लगी हुई है, बेरोज़गारी का क्या हाल है। और दूसरा महंगाई। आप जाते हैं बाज़ार में, आपने किचन तरकारी गोश्त आपने ख़रीदना है, लग आपको पता चाहता है कि हुकूमत मईशत सही सिमत में ले जा रही है या नहीं ले जा रही। इस वक्त पिछले 9 महीने के दौरान आप अगर बेरोज़गारी की फ़िगर्स देखें, जो हुकूमत के सरकारी अदाद शुमार हैं, वो कहते हैं कि 6% यहाँ पे बेरोज़गारी है। उसमें तकरीबन 11 लाख लोगों की एडिशन हुई है, 11 लाख मज़ीद नौकरियाँ ज़ाया हुई हैं पिछले साल भर के अरसे में। ठीक। महंगाई की बात करते हैं, 3 कुछ फ़ीसद कहा जाता था, जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि यानी कि किस रेट से महंगाई मज़ीद बढ़ रही है। ठीक। अगर 100 रुपए की आपको सब्ज़ मिर्च मिलती थी और वो 104 रुपए की हो जाती साल के बाद, तो 4% आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अफराते ज़र का रेट आ गया। ये 3.2 से अब जो ऑफिशियल सरकारी आदाद शुमार वो कहते हैं कि 9.4 पे पहुंच गई, यानी कि तकरीबन 3 गुना रफ्तार महंगाई की बढ़ गई है। तो महंगाई जब महंगाई की रफ्तार बढ़ जाती है तो जो लोग शराए गुर्बत से नीचे रह रहे होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कहा यह जाता था कि तकरीबन जो शराए गुर्बत है वो तकरीबन 25% पाकिस्तानी, तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शराए गुर्बत या जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। अब जब ये इस तरह, अब ये मैथ का सवाल बन जाता है मईशत के अंदर, 2 + 2 क्या बनना है। अगर 9.41 पे जाती है आपकी शराए महंगाई की, तो जो गरीब की जो गुर्बत की लकीर है उसके अंदर तकरीबन 41 लाख पाकिस्तानी मज़ीद ऐड हो जाते हैं।
तो नौकरियां 11 लाख रुपया 11 लाख नौकरियां ख़त्म हो गई, 41 लाख मज़ीद लोग शराए गुर्बत से नीचे चले गए। ये इम्पैक्ट आता है जब आप जीडीपी की बात करते हैं कि पूरे 21 करोड़ आवाम मिला के कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं साल में, उनको जमा कर लें तो वो जीडीपी, उसमें सर्विसेज को भी ऐड कर दिया जाता है, बट आप सिंपल रखिए। तो इन्फ्लेशन ये हो गया, आपकी महंगाई किस तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, एक में आपको पहला मुझे याद आता है कि 1978 में मैंने पहली इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी और उसमें बताया यह गया था कि निजी सेक्टर जो है, आपका प्राइवेट सेक्टर जो है जी, वो एक ऐसी मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है और उन सोने के अंडों से फिर पूरा रियासती कारोबार चलता है। अब पिछले 8-9 महीनों में हुआ क्या है कि दुनिया की सबसे डरपोक चीज़ जो है ना, वो पैसा है, चाहे वो डॉलर की शक्ल में हो या रुपए की शक्ल में हो। आप उसको डराएंगे तो वो पहली चीज़ है जो मैदान छोड़ के भाग जाता। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि पैसे को इतना डरा दिया गया है कि ट्रांजैक्शंस पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। पैसे वाले पैसा लेके भाग गए हैं, मईशत के अंदर पैसा नहीं बचा, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो टिका मतलब सस्ता वाला रेस्टोरेंट है आम आदमी के लिए। वो शेख साहब उसको जो ओन करते हैं वो कहते हैं कि मेरी 75,000 रुपये सेल थी रोज़ाना की पिछले साल, अब मैं आ गया हूँ 25,000 पे और 1998 से इसी खोखे पे काम कर रहा हूँ। ठीक। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब मुझे अपने पल्ले से पैसा डालना पड़ रहा। अच्छा मेहताब साहब, ये पैसा किसने डरा दिया जो भाग गया पाकिस्तान से, क्यों डर गया? देखें, एक तरफ तो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है। आपने चूँकि इस टाइम सिचुएशन ये है, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपके रेवेन्यूज़ कम हैं। जब आपके रेवेन्यूज़ कम हैं तो उस टाइम आप एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी को आपने स्लो डाउन कर दिया। एक तो इकॉनमी स्लो डाउन है, उस स्लो डाउन के अंदर आप नैब के ज़रिए, आप FBR के ज़रिए जो मैसेजिंग कर रहे हैं, देखिए मैं अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन विक्टिमाइजेशन में और अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क है। अगर आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक मिसाल दी है। ये एक ऐसी चिड़िया है कि अगर आप किसी शिकार करने के लिए जाएं और आप फायर पहले करना शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली जो भी परिंदा हो वो भाग जाएगा। देखें, ये पैसे वाले लोग हैं, कम अज़ कम वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। अगर आप उनको डराएंगे पहले, मैं कहता हूँ जी आप अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप विक्टिमाइजेशन की तरफ उसको लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली वो भाग जाएंगे। इस टाइम मुझे बताएं कौन सा ऐसे पैसे वाला है जिसके खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? तकरीबन जितने बड़े ग्रुप्स हैं उन सब के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। FBR जो है वो मैं नहीं कहता कि टैक्स चोरी के खिलाफ वो ना करें, आप अपने उस चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, उसके बाद आप इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं। तो ये दोनों चीज़ें, अगर आप एक तरफ स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है, एक तरफ मेजर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, और उस टाइम अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तान में हर बंदा चोर है, पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ चोरी होती है, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं था। ठीक है, ये करप्शन एक इशू है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मिस मैनेजमेंट उससे ज़्यादा बड़ा इशू था। बजाय इसके कि आप अपनी गवर्नेंस को ठीक करते पहले और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी को भी चलाएं, लेकिन आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं सबको अंदर कर दूंगा, आप जो है जी मैं छोड़ूंगा नहीं, बल्कि पैसे वापस कर दे तो मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी का भी रोल एज्यूम कर लिया है और ये सारी चीज़ें कर ली, इसलिए मैसेजिंग अच्छी नहीं हो रही। वो कहते हैं हमारे पास मिसाल है, मसलन सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं कि जो उन्होंने लोगों को पकड़ दिया, उनसे पैसा निकलवा दिया। अब ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे बड़े लोगों ने बेतहाशा करप्शन की है, तो क्या अगर उनसे पैसा वापस ले लिया जाए तो ये मईशत की बेहतरी की एक सबील नहीं हो सकती? ये मईशत की बेहतरी की सबील हो सकती है। आप मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैं आपको वापस लेके जाऊँगा। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो हम सब ने ये कहा था जी सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बड़े लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं और वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली विद इन 1 or 2 ईयर्स शौकत अजीज़ साहब ने उन्हें कहा कि इसमें आपको रिवर्स लेना पड़ेगा, आप पहले इकॉनमी का पहिया चलाएं, उसके बाद बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करें। अकाउंटेबिलिटी का कौन, मैं समझता हूँ कि कोई करप्शन का हमायती होगा कि जो उसके खिलाफ जो है वो बात ना करता हो, लेकिन आप इकॉनमी का पहिया तो चलने देना। आप ऐसे काम ना करें जिससे इकॉनमी का पहिया चलना बंद हो जाए। इकॉनमी का पहिया इस टाइम जो है वो इन्होंने आके स्टॉल कर दिया है। एक तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, आके कोशिश ये करनी चाहिए थी कि उस इकॉनमी के पहिए को चलाया जाता, ठीक, उसके लिए कोई काम नहीं। अच्छा शहबाज राना साहब, कुछ लोग कहते हैं
कि जी जिस तरह अभी मेहताब साहब ने भी कहा ना कि इनकी मिस मैनेजमेंट है, या ना अहली है, या ना समझी है, या मिस मैनेजमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, उनको जो कुछ मिला हुआ है, जिस बिगड़े हुए शक्ल में मिला हुआ है, उसका यही नतीजा होना था, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आप क्या समझते हैं कि कितना माजी का बर्डन है और कितना मौजूदा सेटअप की नाअहलियों का नतीजा है? शुक्रिया साफ़ी साहब। इसमें दोनों जो अवामिल हैं ना, उनका किरदार है अपनी जगह पे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके हमेशा से दो मसाइल रहे हैं। आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो इतने नहीं होते कि आपके अखराजात पूरे हो जाएं, और आपके जो गैर मुल्की आपकी अदायगियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो आपकी आमदन होती है बाहर से डॉलर्स की, वो आप अदायगियाँ नहीं कर सकते, तो आपके ये करंट अकाउंट डेफिसिट के मसाइल आ जाते। यही जो मसाइल थे ये डार साहब को मिले थे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी। उनसे पहले जब सलमान शाह साहब वज़ीर ख़जाना होते थे, उस मशीर ख़जाना वो पीपल्स पार्टी को दे के गए थे, और डार साहब जाते जाते ये तोहफ़ा दे गए असद उमर साहब को। तो ये तो आपकी हिस्ट्री है, और ये सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकती, इससे भी पीछे चली जाती है। ये 30-40 साल से पाकिस्तान में यही सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या जो माजी में सबसे बदतर शक्ल में तो कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान सबसे बदतर शक्ल में खान को पाकिस्तान ख़त्म हो गया? नहीं, पाकिस्तान ने ग्रो किया, क्योंकि आप उस वक्त कुछ करना चाह रहे थे। ये तो हो गया इनका जो माजी का जो किरदार है, लेकिन आप माजी का ढंडोरा कब तक पीटेंगे? उसकी कोई लिमिट होती है, वो लिमिट हम एक्सीड कर चुके हैं। पहले जो 3 माह होते हैं, 3 माह से 6 माह तक आपको पता है कि अवाम भी आपको टाइम देने को तैयार होती है कि आपने जो मुश्किल फैसले करने हैं, आपने जो प्लान अपना एग्जीक्यूट करना है, वो आप कर लेते हैं। इन्होंने वो टाइम ज़ाया कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो एलिमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी और माजी का जो उसके ऊपर जो कपल्ड में जो माजी में जो ख़राबियाँ थी वो दोनों मिलकर इतने ज़्यादा मिसाइल पैदा हो गए हैं कि अब जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा। ये जो भी अनाउंसमेंट करते हैं उसका उलट रिजल्ट आता है। अगर किसी दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है किसी एक अच्छे इकदाम की वजह से, तो उससे 3 या 4 दिन बाद कोई ऐसी चीज़ हो जाती है वो नीचे गिर जाती है। तो मिसिंग चीज़ क्या है? मिसिंग चीज़ ये है कि आपके इकॉनमी किधर जाएगी 5 साल बाद। आज यहाँ से हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, आपको कितनी नौकरियाँ चाहिए, कितने लोग हैं जो हर साल मार्केट में आ रहे हैं? 18 से 20 लाख लोग मार्केट में हर साल आ रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पहले नौकरियाँ कर रहे हैं, जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। जिस शरह से आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो IMF की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, आप 10 से 12 लाख जो लोग हैं उसमें बेरोज़गार हर साल रहेंगे। इसको आप 5 साल से ज़रब दे लें। आप देखें उनके साथ कितने लोग हैं जो फिर वो गुर्बत की शरह से नीचे चले जाएंगे। लोग इस वक्त देखना क्या चाह रहे हैं? लोग आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आप जहाँ पे आज खड़े, हमें भी पता है कि हालात ख़राब है, किधर जाएंगे? वो एक्शन जो है ना वो अभी तक ये नहीं दे सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो सरमायादार है उसने हाथ रोक लिया है। दूसरा जो मेहताब साहब भी कह रहे थे, आपका भी इशारा था, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जितना लोगों को डराया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो गई है। आप बिल्कुल लोगों को पकड़ें। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं कि नैब मेरे अंडर नहीं है, तो उनको ये बयान भी नहीं देना चाहिए कि मैं लोगों को जेल में डालूंगा। इस मुल्क में 1992 से लेकर आज तक आपकी इकॉनमी को लीगली, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लीगली कानूनी तरीके से ब्लैक मनी जनरेट करने का उसको इख्तियार दिया गया है लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 आया, जिसके तहत आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट में जहाँ से मर्जी पैसा ला के डालें, FBI आपसे सवाल नहीं कर सकता। दुनिया के जिस मर्जी कोने में ले जाएं पैसा, जितना मर्जी ले जाएं, आपसे कोई पूछ नहीं सकता। तो 1992 से तो आपने इजाज़त दी हुई है कि आपने ख़त्म कर दी। इस हुकूमत को भी 9 माह होने वाले, इन्होंने तो नहीं ख़त्म की। डार साहब ने ख़त्म नहीं की, पीपल्स पार्टी ने ख़त्म नहीं की, मुशर्रफ साहब ने ख़त्म नहीं की। फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट से एक ऑर्डिनेंस आता है 2001 का, उसमें फिर इजाज़त है। सबसे बड़ा जो ब्लैक मनी कहाँ पर जा रही है, वो जा रही है आपकी रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में। रियल एस्टेट के आपके 3 रेट्स हैं। आप घर सुबह ख़रीदने जाते हैं, एक रेट है आप जिस पे एक्चुअल प्राइस पे आप 1 करोड़ रुपए पे घर खरीदते हैं। दूसरा रेट है जब उसने इसका आपका टैक्स देना होता है, उसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर रेट, जिसके ऊपर आपने जाके प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है प्रोविंशियल टैक्सेस के लिए, वो होता है 20 लाख। और एक तीसरा रेट है FBR की वैल्यूएशन का रेट, जो है 40 लाख। अब मुझे बताइए, आप 40 लाख तो FBR की वैल्यू के ऊपर आपने डिक्लेयर करना है ना, तो जो 60 लाख है बीच में, वो कहाँ से लाएंगे आप? वो आप अपने घर के तकिए से निकालेंगे, वो बैंक में से भी बहुत कम आएगा पैसा। तो या तो पहले निज़ाम को ठीक कर लें। अगर ये काम करना चाह रहे हैं कि हर बंदे ने किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई बेनामी असासे रखे हैं, तो सबसे पहले पैरा जो का कानून है 1992 का, उसको ख़त्म करें। FCA का ऑर्डिनेंस, उसको ख़त्म करें। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसका एक सेक्शन 111(4) गैर मुल्की जो आपकी तरसीलात आती है आपसे, एक अभी इन्होंने को अमेंडमेंट की थी, गालिबन 1 करोड़ सालाना से ज़्यादा होगा तो सवाल पूछा जाएगा। 1 करोड़ सालाना तक अभी भी सवाल नहीं पूछा जाता। तो जब मुझे आपने इतनी फैसिलिटेशन दी हुई तो मुझे पकड़ क्यों रहे हैं? पहले अपने निज़ाम को ठीक करें, फिर मेरे गिरबान की तरफ। डॉक्टर साहब, आप यकीनन PTI के मंशूर के भी किसी हद तक हामी थे और चाहते थे उन लोगों में कि ये हुकूमत कामयाब हो जाए, और शुरू में उन्होंने आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश भी की।
आप क्या समझते हैं कि क्या बड़ी गलतियां हुई इकॉनमी के साइड पे इस हुकूमत से, जिसकी वजह से आज हर बंदा रो रहा है? देखिए, नज़रियाती तौर पे जो दो नज़रियात थे, एक तो गुर्बत को दूर करने वाला और एक करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाला। मैं नज़रियाती सपोर्टर था और अभी भी हूँ, स्पेशली इन दो नज़रियात की बुनियाद के ऊपर। एक तो बुनियादी गलती मैं समझता हूँ कि माशी पॉलिसी और एंटी करप्शन को मिक्स कर दिया इन्होंने। कहते थे कि 200, देखिए जवाब आप सवाल करते थे कि डॉलर के ज़खायर बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, उसका जवाब आता था कि हम 200 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तानियों को जो पड़े हैं वो ले आएंगे, जो सादा जहनीत वाला मामला होता था। आप सवाल ये करते थे कि बिजली में 25% चोरी हो रही है, उसका जवाब आगे देते थे चलें 25% बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। बहुत ही सादा जहनीत, पेचीदा सवालात और सादा जहनीत से उनका जवाब। माशी पॉलिसी अलग बननी थी, एंटी करप्शन कैंपेन करनी है आपकी FIA ने, आपके नैब ने, आपकी किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने, माशी पॉलिसी बनानी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। हमने दोनों को PTI के अंदर दोनों को मिक्स कर दिया। एक तो ये बहुत बड़ी बुनियादी गलती हुई। बहुत सारे सेक्टर्स में जो आग लगी हुई थी वो PMLN लगा के गई थी, चाहे आप वो बिजली के सेक्टर में देख लें जो आपने गर्दिशी कर्जा जात का सवाल किया। गर्दिशी कर्जा जात अगस्त में जो हमें पावर डिवीज़न ने ब्रीफिंग दी थी, 1100 अरब रुपए का स्टॉक इकट्ठा हुआ था गर्दिशी कर्जा जात की बुनियाद। जनवरी में जब हमें वो ब्रीफिंग दी गई वही वाली, तो वो 1100 से 1.4 खरब पे पहुंच गया था। अब कहते हैं कि तकरीबन 1600 अरब का वो स्टॉक खड़ा हो गया है, यानी कि 500-600 अरब रुपया PTI की हुकूमत के दौरान जमा हुआ। तो जो चोरियां हो रही थी PMLN के दौरान, जो मिसमैनेजमेंट चलती आ रही थी PMLN के दौरान, वो न सिर्फ जारी रही बल्कि कुछ सेक्टर्स में वो बढ़ गई। अब 2-3 साल पहले कहा यह जाता था कि जो गर्दिशी कर्जा है, इजाफी गर्दिशी कर्जा कोई 1 अरब रुपया रोज़ाना का हो रहा था। अब जो रिसेंट हमें फिगर्स दी गई वो कह रहे हैं कि 2 अरब रुपया हो गया है रोज़ाना का। और उसकी एक वजह ये थी कि PMLN के दौरान कोई 22,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे बिजली के सेक्टर के अंदर थी और अब वो कोई 34-35 हज़ार पे पहुंच गई। मुआहदे किए हुए सब उनके थे, लेकिन वो जो गर्दिशी कर्जा जात का हुज्म है वो डबल हो गया। ठीक। अब वो जब डबल हो जाता है तो आपको कर्जा भी ज़्यादा लेने पड़ता है। पीपल्स पार्टी के दौरान मुझे याद है कि 2005 साल जो उनके गुजरे उसमें वो औसतन 5 अरब रुपया रोज़ाना का इजाफी कर्जा लिया करते थे और उस वक्त हम बड़े परेशान थे कि 5 अरब रुपया रोज़ाना का इजाफी कर्जा आ रहा है और वो हमें 6,000 अरब का कर्जा लेके तो पहुंच गए 16,000 अरब पे। फिर PMLN की हुकूमत आई, वो तकरीबन 7.7 अरब रुपया रोज़ाना का इजाफी कर्जा। अब जो पिछले 8 महीने का दादो शुमार सामने आ रहे हैं वो तकरीबन 14 अरब रुपया सालाना, 14 अरब रुपया रोज़ाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। अब ये नुकसानात हो रहे हैं। देखिए 1600 अरब का बिजली का खसारा दूर नहीं कर सके, डबल हो गया। तकरीबन 1100 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आपके PIA है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, वो नुकसान पूरा नहीं हो सका। एक नया गर्दिशी कर्जा सामने आ रहा है जो गैस सेक्टर का कर्जा है। मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 2 अरब डॉलर की सालाना गैस चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। यानी कि हम 2.5 अरब, हमने पिछले साल कतर को 2.5 अरब डॉलर दिया है उनकी गैस ख़रीदने के लिए। कोई 600-650 मिलियन क्यूबिक फुट सालाना रोज़ाना की उनसे गैस ले रहे हैं। इतनी गैस पाकिस्तान के अंदर चोरी हो जाती है। अब ये चोरियां रोकने का, ये मिसमैनेजमेंट रोकने का, इसके ऊपर कतन किसी किस्म का कोई काम नहीं। तो ये तो डॉक्टर साहब अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका मतलब तो ये कि आने वाली हुकूमत को ये लोग उससे कई गुना ज़्यादा वर्ष शक्ल में छोड़ेंगे जिस शक्ल में इनको मुस्लिम लीग नून ने दिया था। देखिए, अफरात ज़र अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान 3% था, वो 9% पे पहुंच गया है, इसका इल्ज़ाम PMLN के ऊपर आप नहीं दे सकते। ये नवा महीना शुरू हो रहा है। पहले 3 महीने ये ज़रूर चल सकता है कि ये पुरानी हुकूमत हमें तबाह कर गई, और वाकई में कर गई। अच्छा, अब बिजली में अगर 500 अरब रुपया PTI की हुकूमत के दौरान इजाफी आ गया तो PMLN के ऊपर उसका इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, बजटरी खसारे का मेहताब साहब ने अभी जिक्र किया। बुनियादी बीमारी वो बजटरी खसारा होता है। वो ले के फिर आगे 100 किस्म की बीमारियां मुल्क के जिस्म के अंदर निकल जाती हैं।
2000 अरब का तकरीबन बजटरी खसारा आया करता था आज से 1-2 साल पहले। अब जो तखमीना आ रहा है वो रोंगटे खड़े कर देना। जो IMF की आज रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि कोई 9% तक 1-2 सालों में, ठीक, 8.7% ऑफ द GDP, यानी कि हम 3000 अरब रुपए का यहाँ पे बजटरी खसारा कर बैठेंगे। ठीक। अच्छा मेहताब साहब, मैं अगर आम आदमी जो मैं हूँ, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सुई गैस का बिल जब इसाक डार था या मिफ्ताह इस्माइल थे तो मैं 4-5 हज़ार दिया करता था। पिछले महीने मैंने 37,000 दिया, इस महीने मैंने 28,000 दिया। जो दवाई मैं 200 की ख़रीदता था अब मैं 350 की ख़रीद रहा हूँ। अगर हम माहिरीन और आलमी मायारात पे जाए तो GDP ग्रोथ रेट उन्होंने 5-4 के करीब रखा था, तो इनका अभी 3 पे आ गए और कहते हैं कि अगले साल इससे भी कम हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किस तरह मैनेज कर रही थी। बहरहाल इस रेशो से न महंगाई थी, इस रेशो से न मेरे बिजली के बिल आ रहे थे, और ग्रोथ रेट भी कि जो ये लोग नहीं कर सके। देखिए असल में वर्ष से वर्ष तरीन क्यों हो गया? बुनियादी मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है वो वही है कि जो हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स हैं ना जी, जब तक हम उन्हें ठीक नहीं करेंगे। मसलन मेरा घर है, अगर मेरी इनकम 100 रुपया है और मेरे अखराजात जो हैं वो 150 रुपया हैं या 150 हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पे मैं, अब वो स्टेज आ चुकी है कि जहाँ पे आप जो कर्ज़ों का सूद है वो लेकर आप अपनी इकॉनमी का जो पहले दिन से आगाज़ करते हैं। मसलन फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में जब बजट ये हुकूमत पेश करेगी तो इसका बजट जो है वो नेगेटिव मनफी से शुरू होगा। यानी मैं एक घर चला रहा हूँ, मैं महीने के आगाज़ जो है वो उधारे पैसे जो मैंने लिए हुए हैं उनके जो सूद की अदायगी है वो करके उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता घर को मज़ीद चलाने के लिए, तो मैं मज़ीद कर्ज लेता हूँ। ये एक विशियस साइकिल है। इस विशियस साइकिल से निकलने का तरीका ये है कि हमें इकॉनमी के बुनियादी फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत होगी वो फंडामेंटल्स क्या हैं और उसको ठीक करने से क्या मुराद है, किस तरह ठीक किया जाए? देखिए 2 बुनियादी जो है वो इश्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ हमें वो करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में हमें ये तय करना पड़ेगा कि अपने टैक्स सिस्टम को हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हर बंदे ने जितनी उसकी इनकम है उसने कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम ये नहीं कर सकते, स्टेटस को से अब इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। एक तो ये मैं समझता हूँ, और दूसरा डॉक्टर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ, पहले हम बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर साइड पे भी हमें, बस देखें 80th अमेंडमेंट हो चुकी है और मैं 80th अमेंडमेंट का माहिती हूँ। मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट ने 80th अमेंडमेंट के बाद वही डुप्लीकेट मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हुई हैं? आप उनको डिवॉल्व नहीं, एक्सपेंडिचर तो इस हुकूमत ने काफ़ी कम कर दिए। देखिए वहाँ सिर्फ एक बिस्किट से गुजारा किया जाता है। कई मिनिस्ट्रियों ने भी अपने अखराजात कर दिए। जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम था उस पर भी कट लगा दिया गया, तो उसके असरात तो सामने नहीं आ रहे। जो काम करने चाहिए थे, एक बिस्किट ख़त्म करने से और चंद भैंसें और गाड़ियाँ बेचने से ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ एक मिनिस्ट्री आपने डिवॉल्व कर दी, वो सूबों को आपने दे दी, उसको आपने फेडरल में क्यों रखा हुआ है? उसमें एडजस्टमेंट्स की मैं समझता हूँ। मसलन एजुकेशन में नेशनल करिकुलम जो है वो फेडरल सब्जेक्ट हो, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो सब्जेक्ट्स आपने क्यों अपने पास रखे हुए हैं, वो उनको डिवॉल्व करें। दूसरा, ये एक्सपेंडिचर साइड पे भी आपको रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है, और डेवलपमेंट बजट कम करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट बजट जब इकॉनमी स्लो डाउन हो रही हो तो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये मैं समझता हूँ इन्होंने ठीक नहीं किया। ये करने के बजाय जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करना चाहिए। तीसरी बात, एक्सपोर्ट्स पे बहसियत कौम हम सबको तवज्जो देनी पड़ेगी। मुझे बहसियत जर्नलिस्ट, जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी पड़ेगी। मुझे अपनी स्टोरीज़ के अंदर ऐसे एरियाज़ को तलाश करने की ज़रूरत करनी पड़ेगी कि जिससे तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, इंपोर्ट कम कर दी इस हुकूमत में, तो लेकिन मामला खराब क्यों हो रहा है? आज का फिगर देख लें, 11% उसमें कमी हुई है, और ये मेरे लिए बहुत वरीसम बात है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट नहीं करेंगे, हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे चीज़ें जो कि कम्पिटिटिव प्राइस पे हम दुनिया में बेच सकें, तब तक इस मुल्क का कोई हल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, उसकी बुनियाद गवर्नेंस है। ठीक, गवर्नेंस जब तक ठीक नहीं होंगी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं। अच्छा, गवर्नेंस ठीक करने के लिए तो लोगों ने तब्दीली के हक़ में वोट दे दिया, ठीक है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है,
लेकिन जो आप लोग बता रहे हैं ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं कि ये अगर हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा, ना हो तो मज़ीद ख़राबी होगी। ये हुकूमत अभी तक क्यों नहीं कर सकी, बल्कि माजी की जो करप्शन के लिए बदनाम हुकूमतें थी उनकी बनिस्बत मज़ीद मामलात क्यों ख़राब हो गए? इमरान खान साहब का कसूर है, असद उमर साहब का कसूर है? देखें, ये बात फिर उसी चीज़ पे आ जाती है, आपने एहतसाब करना है या टारगेटिंग करनी है। ब्यूरोक्रेसी को इतने बुरे तरीके से मलाइन किया गया। एक तो इन्होंने गलत काम ये किया जो मेरे ख्याल में गलत है, इंतहाई गलत है। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक डिवीज़न क्रिएट कर दी है पख्तून की और पंजाबी की। सबसे इनकी बुनियादी गलती ये थी। जो एक अच्छा एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट होता है वो पंजाबी भी हो सकता है, वो पठान भी हो सकता है, वो सिंधी भी, बलोची भी हो सकता है। तो हमने एक डिवीज़न क्रिएट की, उससे दो नुकसानात हुए। एक तो जो काबिल ब्यूरोक्रेट थे पंजाबी बैकग्राउंड से, पंजाब से, वो बेशक वो शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहे थे, बेशक वो किसी और के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो काबिल थे। उनको पहले फेज़ में उनको साइड पे कर दिया गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो बाकी बच गए थे वो डर गए। आपने अब नैब का एक अफसर, मैं आपको एक फेडरल सेक्रेटरी की मिसाल दे रहा हूँ। नैब का एक अफसर एक फेडरल सेक्रेटरी को फ़ोन करता है कि मुझे फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक के मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो कोई सालों की बात कर रहा था, 1-2 हफ्तों की बात नहीं कर रहा था, 1-2 महीनों की बात नहीं कर रहा था। तो अफसर मसूफ फरमाते हैं जी इसमें तो इतने हज़ार पेजेस हो सकते हैं, आपको एक स्पेसिफिक फ़ाइल चाहिए, कोई आपको किसी केस का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे बताएं, मैं आपको दे देता हूँ। इस पे कहते हैं जी हमें वही चाहिए जो हम मांग रहे हैं। तो वो मसूफ इनकार कर देते हैं जो सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनको थ्रेट किया जाता है फिर हम आपको देख लेंगे। फिर होता ये है कि इस तरह के जो मामलात हैं, जो सेक्रेटरीज़ कमेटी होती है जिसमें जितने सारे वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं वो बैठते हैं, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे सारे सेक्रेटरी एक रेजोल्यूशन कह लें उसको, एक काइंड ऑफ उनकी तरफ से एक पैगाम जाता है वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि या दूसरी मुल्क चला लो तो या नैब वाले चला लें। इस तरह काम नहीं चलता। गवर्नेंस आपकी इस तरीके से भी अफेक्ट हुई है। तीसरी चीज़ अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट्स इन्होंने की हैं आते, या तो इन्होंने बिल्कुल नहीं की, या जो की हैं वो ठीक नहीं की इन्होंने। तो ये तीनों चीज़ें गलत हुई हैं। सीक्वेंसिंग में अगर ये चीज़ें ठीक कर लें तो आज भी आप जहाँ पे खड़े हैं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वफाकी काबीना की, प्राइम मिनिस्टर की और उस कंसर्न मिनिस्टर की होती है। डॉक्टर साहब पैसे तो बहुत आ गए, बाजवा साहब भी ले आए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले आए, सऊदी अरब ने भी दे दिए, यूएई ने भी दे दिए, चीन ने भी दे दिए, उसका कोई असर क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अगले सालों के लिए तो फिर ये इनायत भी नहीं होगी उनकी तरफ से, बल्कि ये हमें लौटाने होंगे। ये एक तो पैसा हम सूद पे लाए हैं, कर्ज़े पे लाए हैं, 1 साल का कर्ज़ा है। दूसरा, अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर जो थे वो 9.8 अरब डॉलर के पड़े थे, और पिछले 9 महीनों में हमने 9 अरब डॉलर से ज़ायद की अमाउंट, ये जो आपने बताया चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, तो 9 जमा 9.8 हमारे पास 18-19 बिलियन डॉलर के ज़खायर होने चाहिए थे। 9 बिलियन से आप 9.8 से शुरू हुए, 9 बिलियन आपने उसमें कर्जा ले लिया, हम बैठे हैं तकरीबन 10.4 के ऊपर। जिस तेज़ रफ्तारी से पैसा आ रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से पैसा निकल रहा है। 1.5-2 बिलियन डॉलर महीने का यहाँ पे खसारा कर देते हैं। बिलियन डॉलर जो सऊदी अरेबिया से आता है वो 15-16 दिन से ज़्यादा नहीं रहता हमारे पास। कि मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी परेशान कुन हाल सिचुएशन नज़र आती है, बल्कि बड़ा खौफ भी आता है। अब देखिए, साल भर पहले मेरे साथ जो साहब काम करते थे, मेरे साथ टीम काम करती थी, 50-60 हज़ार रुपये की आमदन अच्छी आमदन समझी जाती थी, आप गुजारा कर लेते थे। अब ये हाल हो गया है कि 50 हज़ार रुपये की अगर आपकी आमदन आ रही है, उसमें से 15% तो आपका गैस का बिल चला जाता है, 15% आपकी बिजली और दूसरी यूटिलिटीज़ चली जाती हैं, 25 से 30% आपका किराया निकल जाता है। 50 हज़ार रुपया कमाने वाले के पास बाकी बचता है 20 हज़ार रुपया। उसमें से उसने बच्चों की फ़ीस देनी है, बच्चों के यूनिफॉर्म हैं, आपके मेडिकल की कोई इमरजेंसी आ सकती है, पूरे घर का किचन चलाना है। ये अब बजट 50 हज़ार रुपये पे बनाना मुमकिन नहीं। तो डॉक्टर साहब, कौम तो वार्ड से निकल के आईसीयू में चली गई, तो ये डॉक्टर ना अहल है, ना समझ है, या डॉक्टर की प्रायोरिटीज़ गलत है? देखिए, आपने डिलीवर करना है 21 करोड़ पाकिस्तानियों को, और डिलीवरी के लिए मैं बहुत ही सादा कर दूं तो सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है आपको सियासी नीयत चाहिए और जमा काबिलियत। सियासी नीयत, जमा काबिलियत इज़ इक्वल टू डिलीवरी। मैं बिल्कुल किसी किस्म का मुझे शक नहीं है कि सियासी नीयत इस हुकूमत में एग्जिस्ट करती है। PMLN में उनके दौरान, उनके लीडरान के दौरान, पीपल्स पार्टी के दौरान उनकी सियासी नीयत ही फ़र्क थी। वो पाकिस्तान को एक प्राइवेट कंपनी बना के और उसमें से
प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। यहाँ पे सियासी नीयत एग्जिस्ट करती है, लेकिन काबिलियत का शदीद फुकतान है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, उनकी नीयत जो भी मसला था करप्शन थी, लेकिन उनका ये था कि कैंसर के मरीज़ के लिए उन्होंने कैंसर के स्पेशलिस्ट को रखा था। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कैंसर के लिए कहीं बुखार और गुर्दे के माहिर को रख लिया है। देखिए, एक बहुत बड़ा इशू इस हुकूमत के अंदर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मुफादात का तजाद हो रहा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे रख लिया है जहां उनका अपना बिजनेस भी वही है। वो अब सोच लीजिए कि 1600 अरब रुपए का अगर आपका गर्दिशी कर्जा है, आपने पूरी मईशत की इमारत, ठीक, वो आपने एनर्जी सेक्टर के ऊपर, तवानाई नहीं होगी तो आपकी इमारत क्या बनेगी। और वो तवानाई सेक्टर के अंदर सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में एनर्जी टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी ये दी गई थी कि आपने ये गर्दिशी कर्जा जात का कोई इलाज निकालना है। आज तक उसका इलाज नहीं निकल सका और नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिनको बनाने के लिए, जिनको इलाज निकालने के लिए, इलाज करने के लिए जिन लोगों को वहाँ बिठाया गया है, उनके मुफाद में है कि इलाज ना निकले। शाहबाज राना साहब, आपके पास आज इख्तियार होता तो यानी इन क्राइसिस से निकलने के लिए और इन क्राइसिस को मज़ीद संगीन होने से बचाने के लिए आप क्या करते? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? पहला काम मैं ये करता कि आते ही मुझे पता होता कि मैंने किस सेक्रेटरी को किस जगह पे लगाना और किस वजीर को कौन सी वजारत देनी है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, पहला काम वो करता है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैं ओवरऑल सारी बात कर रहा हूँ। चेयरमैन एफबीआर इज़ नॉट राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चूंकि इन्होंने इनको डेजिग्नेट किया हुआ था, इनको पूछना चाहिए था कि अब हम आपको चार्ज दे दिए, 3 माह हो गए, आपका प्लान किधर है। फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया हुआ था, उसके साथ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, फिर जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत अहम रोल रहा है इस सारे अरसे में, इस सारी चीज़ों के अंदर। फिर और भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर मशवरा देते रहते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। पहले तो मैं क्लैरिटी लेके आता कि मैंने किस बंदे को कितने लगाना, उसको असाइनमेंट्स देता, उससे मैं। दूसरा काम मैं ये करता, मुझे पता था कि पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं, मुझे अपने इकनॉमिक कंडीशंस का पता था, मुझे चीन और अमेरिका के मसाइल का पता था। मैं खामोशी से जाके IMF के साथ मुआहिदा कर लेता और ये मुआहिदा मैं सितंबर अक्टूबर में करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देता। लेकिन अगर आपके लीडर ने एक नहीं 1000 मरतबा कहा हो कि मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो फिर आप कैसे जाते फ़ौरन? मेरे लीडर ने यू टर्न की एक नई डेफिनेशन भी तो दे दी है ना, तो मैं पॉजिटिव वाली डेफिनेशन लेके IMF के पास चला जाता। इस वक्त 2 चीज़ें आपके मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। 2 चीज़ें इस बात का भी फैसला करेंगे कि हर साल 10 लाख लोग मज़ीद बेरोज़गारी में के, वो जो उसके एक पूल आपको उसमें शामिल होंगे, या वो 20 लाख भी हो सकते हैं। वो है आपका IMF के साथ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कितना ख़तरनाक होगा, बैलेंस्ड होगा, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल को हल कर सकता है, या वो हमें मज़ीद महंगाई की तरफ धकेलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो आपकी शरह तरक्की की वो इस लेवल पे आ जाएगी कि आपकी हर चीज़ का पहिया जाम हो जाएगा। दूसरा आपका जो चीज़ है जो डिटरमिन करेगी, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दुनिया ने इस वक्त एक चीज़ पे उनका इत्तेहाद हो गया है, वो तमाम ममालिक है। चीन आपको कब तक आपको बेल आउट करता रहेगा, टर्की कब तक आपको बेल आउट करता रहेगा, सऊदी अरेबिया कब तक आपको बेल आउट करता रहेगा। सारी दुनिया ने आपको घेर लिया FATF के अंदर। अगर आप वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, जिसका हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अभी तक हम उसके करीब भी नहीं पहुँचे जो चीज़ें हमें करनी है। अगर हम वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और हमारा आज IMF का प्रोग्राम साइन हो जाता है, तो आपका प्रोग्राम जिस दिन आप ब्लैक लिस्ट हुए वो सस्पेंड हो जाएगा। तो दुनिया ने आपका गिरबान पकड़ लिया है। उसको छुड़ाने का एक ही तरीका है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आएँ, अपनी पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ और अपने मुल्क के जो मसाइल हैं अपने लोगों के लिए उसकी तरफ आप तवज्जो दें, एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की तरफ जाएँ। ये हल हैं जो आपको चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, मेहताब हैदर साहब, शहबाज राना साहब, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइए हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ही इस मुल्क का हामी व नासिर हो। इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत को बेहतर करे, आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।